Hello my dear students, today I will take the class on the subject of genetics and today's topic is prenatal diagnosis। तो नाम से ही पता चल रहा है prenatal मीन्स डिलीवरी से पहले। तो कोई भी पर्सन और वुमेन जब कॉन्सिव कर लेता है तो वो कॉन्सेप्टस में, फीटस में, एम्ब्रायो में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हम लोग वो इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। बेबी डिलीवरी होने से पहले उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह है नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस। ओके, with the advance in the field of medical genetics, it is now possible to diagnose many of the genetic disorder in utero। तो जेनेटिक जो है वो मेडिकल साइंस में इतना डेवलप कर गया है, इतना एडवांस हो गया है, जो जिसकी वजह से हम लोग यूटरो में फीटस का कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो हम लोग ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं। उसका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है नहीं है, वो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। ओके दिस फॉर्म एन इंटीग्रल स्टेप इन जेनेटिक काउंसलिंग। जो जेनेटिक काउंसलिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रीनेटल डायग्नोसिस। ओके, प्रीनेटल डायग्नोसिस से ही हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, वो फीटस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है नहीं है, तो डायग्नोसिस करके हम लोग वो पर्सन को क्या कर सकते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स को और वुमेन को उसका फीटस का जो फादर मदर उस सबको क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे जेनेटिक काउंसलिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेशंस, कब कौन सा सिचुएशन में हम लोग प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर फॉर व्हिच देयर इज़ अनसेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट। तो बहुत सारा जेनेटिक कंडीशन है जिसमें अभी तक एडवांस ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है किसी का बेबी जेनेटिक डिसऑर्डर से जन्म लिया हो बट उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसका लाइफ स्पेन भी बहुत दिन तक नहीं होगा, उसका सिचुएशन भी ख़राब होता जाएगा, उसको ट्रीटमेंट भी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना एडवांस ट्रीटमेंट अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग प्रीनेटल डायग्नोसिस करके उसका जेनेटिक डिसऑर्डर है नहीं है वो पहले से डायग्नोसिस कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ द व्हेन द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी हाई। कभी कभी ऐसा होता है मदर का बहुत सारा मेडिकल इश्यूज़ है, सर्जिकल इश्यूज़ है, तो ऐसा कंडीशन में वो मदर का बहुत सारा डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से उसका जो प्रेगनेंसी है वो बहुत हाई रिस्क में आ गया है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग मदर का डिजीज़ की वजह से जेनेटिक डिजीज़ हो सकता है, कैरियर हो सकता है माँ, तो उसके वजह से बच्चा में भी कोई डिजीज़ है नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस से पहले से ही हम लोग वो डायग्नोसिस करके डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये प्रीनेटल डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिसऑर्डर इन व्हिच एन एक्यूरेट प्रीनेटल टेस्ट इज़ पॉसिबल। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस से हम लोग एक्यूरेट डायग्नोसिस करके एक्यूरेट डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीनेटल डायग्नोसिस से हम लोग जो फीटस है उसका कैरियोटाइप देखते हैं, एनालाइज करते हैं, जीनोटाइप एनालाइज कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है कौन सा जीनोटाइप से कौन सा डिजीज़ होता है, तो हम लोग इजीली वो डिसऑर्डर को एक्यूरेटली वो डिटेक्ट कर पाते हैं। इफ़ द मैटरनल एज इज़ मोर देन 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज, इफ़ वन ऑफ द पेरेंट इज़ नोन कैरियर। तो फर्स्ट जो बोला था 4th नंबर पॉइंट, कभी कभी होता है मैटरनल जो एज बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, तो आफ्टर द एज ऑफ 30 बोलता है क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। मेनली बोलता है 30 उम्र से बाद बच्चा लोगे तो उन लोगों का बहुत चांस है डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा होने का। तो यहाँ पे बोल रहा है मैटरनल एज 35 से 40 एज हो जाएगा तो उन लोगों में ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा होने का चांस है, तो उन लोगों का प्रीनेटल डायग्नोसिस पहले से ही करना चाहिए। कॉन्सिव करने से ही उस लोगों का प्रीनेटल डायग्नोसिस करना चाहिए। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द पेरेंट इज़ ए नोन कैरियर, तो हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे, पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे किसको हम लोग कैरियर बोलेंगे। तो हम लोग को पता है वो पेरेंट्स में मदर और फादर में कोई कैरियर है,
मेनली तो मदर ही होता है कैरियर, फीमेल ही होता है कैरियर। तो मदर, उन लोगों को पता है, मदर को पता है वो कैरियर है, तो उसको जानना चाहिए उसका जो बेबी होगा उसके अंदर में जो फॉल्टी जीन है, तो ये कॉन्सीव करने के बाद वो बेबी में वो ट्रांसमिट हो गया है नहीं हुआ है। तो इससे उसका ट्रांसमिट हो गया तो कभी कभी बच्चा अफेक्टेड भी होता है और बच्चा भी कैरियर भी हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में उसको पता है उसमें कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर का जीन है, तो ऐसा कंडीशन में कैरियर जो लोग हैं वो लोग प्रीनेटल डायग्नोसिस के इजीली डायग्नोसिस कर पाते हैं, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ओके, लास्ट इज द व्हेन द कपल ऑलरेडी हैव ए चाइल्ड विथ जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो ऐसा कंडीशन में है, तो पहले उन लोगों को पता नहीं था, कपल को नहीं पता था प्रीनेटल डायग्नोसिस वगैरह क्या होता है। उसका पहला जो बच्चा है वो जेनेटिक डिफेक्ट से जन्म लिया था, ठीक है, तो नहीं चाहेगा, वो कपल तो नहीं चाहेगा नेक्स्ट बेबी जो होगा वो भी जेनेटिक डिफेक्ट वाला ही बेबी हो। तो इसलिए वो लोग क्या करेगा, प्रीनेटल डायग्नोसिस से पहले से वो फिटस का कोई प्रॉब्लम है नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और नहीं है, वो डिटेक्ट करके नेक्स्ट जो स्टेप जेनेटिक काउंसलिंग से बोला जाएगा वो कर सकता है, ठीक है, जिससे वो जेनेटिक डिफेक्ट को क्या कर से स्किप कर सके, ठीक है। दोस आर द इंडिकेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस। ये सब कंडीशन में हम लोग प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट इज द मेथोडोलॉजीज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस करने के लिए तो बहुत सारा मेथड होना चाहिए, तो बहुत सारा मेथड में क्या कौन सा मेथड अवेलेबल है। फर्स्ट एमनियोसेंटेंसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कोरियोनिक विलस बायोप्सी और सैम्पलिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी तो मोस्ट कॉमन है, फिटोस्कोपी, फीटल ब्लड सैम्पलिंग, कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग, नेक्स्ट मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग, प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस, इम्प्लांट होने से पहले हम लोग डायग्नोसिस कर पाते हैं, ऐसा भी डायग्नोसिस है, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है। नेक्स्ट टेक्निक्स यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अभी बहुत सारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी क्या कर सकते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एमनियोसेंटेंसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एमनियोसेंटेंसिस क्या है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर सर्टेन कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स। तो कोई भी बेबी में कोई सर्टेन कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है तो हम लोग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेंसिस वो प्रीनेटली डायग्नोसिस कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म बिटवीन द 13 एंड 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये एमनियोसेंटेंसिस जो है हम लोग मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिटवीन 13 to 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है 9th month 7 days। तो उसके अंदर में 13 to 15 वीक्स में 3 मंथ से थोड़ा ज़्यादा टाइम में हम लोग वो पर्सन का, वो प्रेग्नेंट लेडी का प्रीनेटली डायग्नोसिस करने के लिए एमनियोसेंटेंसिस यूज़ कर सकते हैं। इन दिस प्रोसीड्योर ए केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लासेंटा एंड फिटस इज डन विथ एन अल्ट्रासाउंड। तो ये प्रोसीड्योर करने के टाइम में क्या होता है, ये प्रोसीड्योर करने के टाइम में बहुत केयरफुली अल्ट्रासाउंड का हेल्प लेके वो वुमेन का फिटस का लोकेशन, यूट्रस में फिटस कहाँ पे है, उसके बाद यूट्रस में प्लासेंटा कहाँ पे है। प्लासेंटा वो है जो मेनली फिटस और मदर में कनेक्शन मेंटेन करता है, ठीक है। तो थ्रू प्लासेंटा फिटस से मदर में ब्लड जाता है, मदर से फिटस में ब्लड जाता है, ओनली ब्लड नहीं, ब्लड न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ जाता है, ठीक है। तो प्लासेंटा फिटस यूट्रस में कहाँ पे है, तो ये एमनियोसेंटेंसिस प्रोसीड्योर करने से पहले उसको अल्ट्रासाउंड करके वो डिटेक्ट करना है केयरफुली, ठीक है। ए थिन हॉलो नीडल इज इंसर्टेड इनटू द वुमेन्स यूट्रस थ्रू द एब्डोमेन अंडर लोकल एनेस्थीसिया guided by ultrasound, avoiding
डैमेज टू प्लासेंटा एंड द फिटस। तो एक थिन हॉलो नीडल इंसर्ट करना पड़ता है यूट्रस में, वुमेन का यूट्रस में थ्रू एब्डोमेन से। तो इसके लिए लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। और ये जो इंसर्ट करने के टाइम में गाइडेड थ्रू अल्ट्रासाउंड से गाइडेड करके इसको इंसर्ट करना पड़ता है। मीन्स अल्ट्रासाउंड में दिखेगा कहाँ पे ये नीडल जा रहा है नहीं जा रहा है, वो देख के उसके बाद यूट्रस में उसको इंसर्ट करना पड़ेगा थ्रू एब्डोमेन। ओके, अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। ओके, तो अल्ट्रासाउंड में प्लासेंटा कहाँ पे है, फिटस कहाँ पे, वो भी दिखेगा। तो ऐसे करके इंसर्ट करना पड़ेगा, प्लासेंटा और फिटस में कोई इंजरी नहीं हो और डैमेज नहीं हो, ऐसे करके ये इंसर्ट करना पड़ेगा। अराउंड 10 to 20 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज एस्पिरेटेड। हम लोगों सबको पता है फिटस एमनियोटिक सैक के अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग ये प्रोसीड्यूर में एमनियोटिक फ्लूइड 10 to 20 ml थ्रू नीडल एस्पिरेट करते हैं। ठीक है, द सेल्स आर देन कल्चर्ड टू सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट द सेल्स। तो मेनली फिटस का सेल भी वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में रह जाएगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूज करके सेल को सेपरेट करना पड़ता है। द सेल्स आर देन कल्चर्ड फॉर फर्दर कैरियोटाइपिंग स्टडीज एंड द फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू वेरियस biochemical test for the detection of substance like alpha fetoprotein, carcinoma embryonic antigen and others. Fetal cells floating into the तो इतना तो क्या हुआ था, जो सेल वह सेल सेपरेट करके वो सेल को कल्चर करना पड़ेगा। तो कल्चर करके हम लोग वो फिटस का कैरियोटाइप जान सकेंगे। तो कैरियोटाइप जान सकेंगे तो क्या होगा, उसका कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो इजीली वहाँ से डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और वो फिटस का जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, जिससे हम लोग अल्फा फिटोप्रोटीन, जिसके अंदर में वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्फा फिटोप्रोटीन। ये अल्फा फिटोप्रोटीन का एक नॉर्मल रेंज होता है, ये ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम हो सकता है और कम होने से भी बहुत सारा डिजीज़ होने का चांस होता है। तो ये सब दिखता है, कार्सिनोमा एम्ब्रायोनिक एंटीजन का लेवल दिखता है, ये सब करता है। ठीक है, फिटल सेल्स फ्लोटिंग इनटू द फ्लूइड कैन बी एनालाइज टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज फॉर more than 100 metabolic disorders and some abnormal anatomical defects। तो हम लोग जो सेल्स था फ्लूइड के अंदर में, जो सेल्स था फ्लोटिंग सेल, उसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वगैरह डिटेक्ट कर पाएंगे। 100 से ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद कोई भी एनाटोमिकल डिफेक्ट है वो भी डिटेक्ट कर पाएंगे। तो एक टेस्ट करने से हम लोग कितना डिजीज है नहीं है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, there is low risk less than 1 in 200 of miscarriage or infection following the procedure। तो मेनली 200 केस के अंदर में 1 केस में ये प्रोसीड्योर मीन्स एमनियोसेंटेंसिस करने के लिए मिसकैरेज और इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत कम है, बट होता है 200 में एक केस में हो सकता है मिसकैरेज और इन्फेक्शन हो सकता है। तो मिसकैरेज क्या है, कोई भी स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ द फिटस, मीन्स कोई भी कुछ नहीं किया स्पॉन्टेनियसली, जब प्रेगनेंसी एंड हो जाता है थ्रू द एक्सपल्शन ऑफ फिटस, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिसकैरेज। ओके, रिजल्ट्स फॉर द टेस्ट आर रेडी इन 1 to 3 weeks। ये जो रिज़ल्ट है एमनियोसेंटेंसिस का रिज़ल्ट, वो 1 to 3 weeks के अंदर में उसका रिज़ल्ट भी आ जाता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द एमनियोसेंटेंसिस। ये बहुत अच्छे से पढ़ना, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। ओके, ये पिक्चर देख लो, ये एमनियोसेंटेंसिस करने के टाइम में ये पिक्चर है, कैसे करता है। देखो, ये यूटेरस है, यूटेरस के अंदर में ये फिटस है, ये ऊपर में जो एक कॉर्ड दिख रहा है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ऊपर में प्लासेंटा है। प्लासेंटा जो है वो मेनली यूट्रस के साथ ऐसे अटैच होकर रहता है। तो थ्रू प्लासेंटा यूट्रस में नहीं, फिटस में ब्लड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आता है। ठीक है, फ्रॉम मदर्स। ओके, तो क्या करना पड़ता है इसमें, ये जो नीडल है ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड, ये थ्रू नीडल यहाँ से एमनियोटिक सैक के अंदर में इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी थ्रू एब्डोमेन इंसर्ट करना पड़ेगा अंडर लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद एस्पिरेशन करना पड़ेगा एमनियोटिक फ्लूइड 10 to 20 ml। तो
10 to 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट करके उसके बाद उसको कल्चर करना पड़ता है, उसका सेल को सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, बहुत सारा बायोकेमिकल टेस्ट करना पड़ता है, उसका अमाउंट देखना पड़ता है। उससे हम लोग बहुत सारा डिजीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है एमनियोसेंटेंसिस। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द अनदर प्रोसीड्यूर व्हिच इज कोरियोनिक विलास बायोप्सी और कोरियोनिक विलास सैम्पलिंग। तो फर्स्ट ये प्रोसीड्यूर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं, कौन सा कोरियन है, कहाँ से सैंपल कलेक्ट करता है, ये पिक्चर देख लेते हैं थोड़ा। देखो ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर में ये एमनियोटिक सैक है, ये जो फ्लूइड के अंदर में फिटस रह रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक सैक। ओके, तो एमनियोटिक सैक जो होता है वो जो उसका कवरिंग जो होता है एमनियोटिक सैक का, वो 2 टाइप ऑफ कवरिंग होता है, 2 लेयर होता है। अंदर का लेयर को हम लोग बोलते हैं एमनियन, ये देखो यहाँ पे है, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है एमनियोटिक। ये जो इनर लेयर जो है उसको बोलते हैं एमनियन, और आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर है सैक का, इसको बोलते हैं कोरियन। ओके, और ये एम्ब्रायो और फिटस है। एम्ब्रायो ये जो है ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो एरिया दिख रहा है इसको ये है प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा के साथ प्लासेंटा क्या होता है, यूट्रस के साथ, यूट्रस का मसल के लेयर्स के साथ ऐसे अटैच होकर रहता है। तो जब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ब्लड मदर से आता है थ्रू प्लासेंटा, वो फीटस में जाता है, और कोई भी एक्सक्रीटेड मटेरियल थ्रू प्लासेंटा क्या होता है, एक्सक्रीटेड होता है थ्रू मदर। ओके, ये जो यहाँ पे थोड़ा विलास टाइप का दिख रहा है उसको ही बोलते हैं कोरियोनिक विलास। इसमें ब्लड, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होता रहता है, और कोरियोनिक विलास से सैंपल कलेक्ट करके उसको टेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा रहा है, कोरियन जो है आउटर लेयर है और एमनियन जो है इनर लेयर है एमनियोटिक सैक का। तो कोरियोनिक भिल्ली ये है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये कोरियोनिक भिल्ली है, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करता है। ठीक है, कोरियोनिक भिल्ली प्लासेंटा के अंदर में होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये प्रोसीड्यूर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कोरियोनिक विलास सैम्पलिंग इज जनरली परफॉर्म्ड अबाउट द 8th और 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी का 8 वीक से 11 वीक के अंदर में हम लोग कोरियोनिक विलास सैम्पलिंग कर सकते हैं प्रोसीड्यूर। CVS रिक्वायर्स टेकिंग ए स्मॉल पिच ऑफ द कोरियोनिक भिल्ली। ये कोरियोनिक विलास सैम्पलिंग करने के लिए कोरियोनिक विलास चाहिए, कोरियोनिक भिल्ली का स्मॉल पार्ट चाहिए। ठीक है, either a needle is inserted through the abdomen or a slim tube is inserted through the vagina to take a teeny tissue sample from the outside the sac where the baby develops। तो मेनली क्या करना पड़ता है, एक नीडल इंसर्ट करके थ्रू एब्डोमेन और एक स्लिम ट्यूब इंसर्ट करना पड़ता है वैजाइना से, जिससे क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करना है, मेनली जो सैक से कोरियोनिक सैंपल कलेक्ट करना है। द टिश्यू इज़ एनालाइज्ड फॉर क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स और वेरियस जेनेटिक कंडीशन। टिश्यू जो है उसको क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह है और कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है और नहीं है, तो उसको यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट, रिजल्ट्स आर यूजुअली रेडी इन 1 to 2 weeks। रिजल्ट जो है वो मेनली 1 to 2 weeks के अंदर में आ जाता है। CVS इज़ नॉट रूटीनली ऑफर्ड टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज द टेस्ट कैरीज ए रिस्क ऑफ मिसकैरेज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन। तो सबके लिए हम लोग ये टेस्ट नहीं करते हैं, जो हाई रिस्क वाला पेशेंट है उसको लिए करना पड़ता है। कभी कभी ये टेस्ट करने से मिसकैरेज होने का रिस्क और अदर कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन वगैरह होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। द मेरिट्स ऑफ दिस प्रोसीड्योर आर द फॉलोइंग। तो मेरिट्स क्या क्या है, ये प्रोसीड्योर करने से क्या क्या
ये प्रोसीड्यूर करने से क्या क्या मेरिट्स है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इट कैन बी डन मच अर्लियर ऑफ जेस्टेशन दैन द एम्नियोसेंटेंसिस एंड इज़ इजीली एक्सेप्टेबल। तो ये 8 to 11 वीक के अंदर में हम लोग कर सकते हैं, जिससे एम्नियोसेंटेंसिस थोड़ा बाद में कर रहा था, 13 to 15 वीक्स में कर रहा था, तो ये थोड़ा पहले हम लोग जान सकेंगे थ्रू दिस प्रोसीड्योर कोई भी एबनॉर्मलिटी है नहीं है फिटस में। द सेलुलर यील्ड इज़ बेटर दैन एम्नियोसेंटेंसिस व्हिच अलाउ रैपिड रिजल्ट्स। तो इसमें सेल का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिससे हम लोग एम्नियोसेंटेंस से यहाँ पे सेल का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग रैपिड रिजल्ट यहाँ पे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफर फॉलोइंग कोरियोनिक विलस बायोप्सी as it is done in early weeks of जेस्टेशन। जो कोई पर्सन ऐसा डिफेक्टिव बेबी है, जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बेबी है, तो एबॉर्शन करना चाहेगा, क्योंकि वो बेबी का बर्थ होने से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएगा, उसका डेथ ही हो जाएगा एक टाइम में। तो ऐसा कंडीशन में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बहुत सेफ़ होता है। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे तो वो बहुत मीन्स बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मीन्स मदर का भी कुछ कोई भी रिस्क नहीं रहता है। थ्रू मेडिकेशन कोई भी विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीड्योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग है 8 to 11 वीक में करना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फिटस में प्रॉब्लम है तो जल्दी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना है नहीं कराना है। और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ के अंदर में करने से बहुत सेफ़ होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन मदर का लाइफ का कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अल्फा फीटोप्रोटीन स्क्रीनिंग। अल्फा फीटोप्रोटीन स्क्रीनिंग इज the blood test is most often done between 16 to 18 weeks. The results are usually available within 8 weeks. The test तो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है वो मेनली ये टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट होता है, मेनली मदर का हो सकता है, फिटस का भी हो सकता है। फिटस का एमनियोटिक सैक में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उससे भी अल्फा फीटोप्रोटीन हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। पर मदर और अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो मेनली लीवर, फिटस का लीवर में सिंथेसिस होता है, तो उसका अमाउंट एक्सेस हो जाएगा तो वो मदर का ब्लड में भी एक्सेस नहीं, थोड़ा अमाउंट ऑफ मदर का ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। तो उससे हम लोग ईजिली बोल सकते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कितना है और कितना नहीं है। ज़्यादा होगा तो उससे भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत फोकस का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ब्लड टेस्ट करना पड़ता है 16 to 18 वीक्स के अंदर में, और रिजल्ट जो है 1 वीक के अंदर में आ जाता है। दिस टेस्ट identifies the pregnancies at higher than average risks of certain serious birth defect such as spina bifida, डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा। तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होने से और एबनॉर्मल होने से स्पाइना बाइफिडा, डाउन सिंड्रोम ये सब होने का चांस होता है। तो इससे हम लोग फिटस का प्रेगनेंसी जो है उसका हम लोग रिस्क स्कोरिंग कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मॉडरेट रिस्क प्रेगनेंसी और लो रिस्क प्रेगनेंसी है, ये सब हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस एन एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट डज नॉट indicate a problem with the fetus। कभी कभी होता है एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट होने से भी फिटस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर ऑफ द फिटस। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन प्रोसेस इनटू द मदर्स ब्लड स्ट्रीम। तो कभी कभी अल्फा फीटोप्रोटीन क्या जो होता है, बोला पहले भी, लिवर में सिंथेसिस होता है फिटस का, तो स्मॉल अमाउंट मदर का ब्लड में भी चला आता है। अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स कैन बी मेजर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय टेकिंग ए सैम्पल ऑफ आइदर द मदर्स ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम लोग कैसे उसका लेवल चेक करेंगे, मदर्स का ब्लड टेस्ट करके और एमनियोटिक फ्लूइड में टेस्ट करके, उसमें भी अल्फा फीटोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। द टेस्ट कैन नॉट डायग्नोज ए बर्थ डिफेक्ट बट इट कैन ओनली इंडिकेट एन इंक्रीज रिस्क। तो ये टेस्ट करने से ये डिजीज होगा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये टेस्ट होने से एबनॉर्मल रिजल्ट आएगा, एबनॉर्मल लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन, तो बोल सकते हैं ये प्रेगनेंसी इंक्रीज रिस्क में है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन एंड सीवियर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ हाई टेस्ट लेवल। तो मेनली हाई टेस्ट का लेवल आएगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट
में से स्पाइना बाइफिटा, मेनिंगोसील, मेनिंगोबायोसील, ये सब हो सकता है। Low test level result some of the associated with chromosomal abnormalities such as Down syndrome. टेस्ट का लेवल लो आएगा तो क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी लाइक ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम विच में कॉज डाउन सिंड्रोम। ओके, तो ये है कोरियोनिक ये है अल्फा फिटोप्रोटीन ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द अम्बिलिकल वेन सैम्पलिंग, कॉर्डोसेंटेंसिस। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लिया, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें 2 वेन होता है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल वेन, और 1 आर्टरी होता है, ठीक है। तो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं कॉर्डोसेंटेंसिस प्रोसीड्योर को। इन दिस प्रोसीड्योर ए फाइन नीडल इज पास थ्रू द मदर्स एब्डोमेन इनटू द फीटल वेन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मदर्स का एब्डोमेन से नीडल इंसर्ट करके फीटस का जो अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। दिस टेक्निक्स अलाउ फीटल ब्लड टू बी टेस्टेड, फैसिलिटेट इंट्रायूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूशंस एंड इनेबल्स ड्रग टू बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बेबी इफ़ नेसेसरी। तो ये इससे क्या कर सकते हैं, टेक्निक यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई ब्लड का टेस्ट करना है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में ब्लड का टेस्ट करना है और फीटस में ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ेगा, तो हम लोग थ्रू वेन से दे सकते हैं। कभी कभी डायरेक्टली ड्रग भी हम लोग फीटस को दे सकते हैं थ्रू दिस प्रोसीड्योर। ओके, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड इन प्रीनेटल डायग्नोसिस। द अल्ट्रासाउंड इज वेरी मच यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इंक्लूड द फॉलोइंग: लोकलाइजेशन ऑफ द फीटस एंड द प्लासेंटा। तो हम जो अल्ट्रासाउंड है सबका कॉन्सेप्ट करने के बाद ही करना पड़ता है। ये बहुत कॉन्वीनियंट मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। इसलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करने का इन्वेसिव प्रोसीड्योर नहीं है, तो ये बहुत कॉमन मेथड है जो प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकता है, ठीक है। तो थ्रू अल्ट्रासाउंड हम लोग क्या कर सकते हैं, फीटस और प्लेसेंटा का लोकलाइजेशन कर सकते हैं। मीन्स यूट्रस में फीटस और प्लेसेंटा कहाँ पे है वो लोकलाइज कर सकते हैं। एसर्टनिंग ऑफ द जेस्टेशनल एज, तो जेस्टेशनल एज काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग कॉन्जेनिटल डिफेक्ट लाइक एनेंसेफली, स्पाइना बाइफिटा, माइक्रोसेफली, हाइड्रोसेफलस, मेनिंगोसिल, मेनिंगोमायोसिल एंड अदर्स। तो बहुत सारा कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, एनेंसेफली, स्पाइना बाइफिटा, मेनिंगोसिल, माइक्रोसेफली, हाइड्रोसेफलस, मेनिंगोमायोसिल, ये सब हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में पिक्चर दिखाएंगे ये सब डिजीज़ कैसा होता है, कि इसका